प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत कृषि विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। 1947 से लेकर 1990 तक की हमारी भारत की कृषि अर्थात किसानों का जो फसल उत्पादन रहता था वो किस प्रकार से था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है। तो इसी को डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में पुराने समय से ही खेती हमारे देश की जान रही है और अभी बहुत दिनों तक यही हमारी रगों में दौड़ने वाला और हमें शक्ति देने वाला खून रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि के संबंध में कहा था, देश में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि देश कृषि के क्षेत्र में सफल न हुआ तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं। इससे इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है। अब यहाँ अपन आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। इसी में पहला है जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग का जीवन निर्वाह का साधन है। हमारे देश की लगभग 58.2% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दूसरा है खाद्य सामग्री की आपूर्ति। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग शाकाहारी है, जो कि अपने पेट पूर्ति के लिए मुख्यतः कृषि उपजों पर ही निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ वस्त्र तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा है पशुओं को चारा। कृषि से ही हमारे देश में लगभग 47 करोड़ पशुओं को चारा दाना प्राप्त होता है, जिनसे हमें दूध, घी आदि प्राप्त होता है। चौथा उद्योगों के लिए कच्चा माल। देश में जूट, कपास, चीनी, तेल आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। वे उद्योग जिनके लिए देश में कृषि से कच्चा माल उत्पन्न नहीं किया जाता अधिक विकसित नहीं हो सके। इससे स्पष्ट है कि देश की औद्योगिक उन्नति कृषि की उपज द्वारा ही संभव है। पांचवा है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। भारत में कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 1950-51 में 55.4% था, जो वर्तमान में 17.6 रह गया है। इससे स्पष्ट है कि देश में कृषि की प्रधानता है और वह आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, क्योंकि जितना ही कोई देश संपन्न है, वहाँ राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा उतना ही कम है। छठवा रोजगार की प्राप्ति। भारतीय कृषि लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। एक अनुमान के आधार पर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 58.2% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। सातवां है विदेशी व्यापार का स्रोत। भारत के विदेशी व्यापार में निर्यात होने वाले पदार्थों में कृषि पदार्थों की बाहुल्यता रहती है। आठवां है सरकार की आय का प्रमुख स्रोत। मालगुजारी, कृषि आय, सिंचाई कर, कृषि संपत्ति कर आदि जो राज्य सरकारों की
आय के मुख्य स्रोत है। वे सभी कृषि एवं कृषि से संबंध व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं। केंद्र सरकार को निर्यात कर तथा उत्पादन कर से जो आय प्राप्त होती है वह भी मुख्यतः कृषि के कारण ही है। अगला पॉइंट है परिवहन उद्योग की आय का मुख्य स्रोत। देश में कृषि उपज के वितरण एवं कृषि आगतों के लिए परिवहन के साधनों जैसे रेल, मोटर, ठेले आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे परिवहन उद्योग के विकास में सहायता मिलती है तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। विश्व के मानचित्र में भारत को एक सम्मानित स्थान दिलाने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का विश्व उत्पादन में चाय एवं मूंगफली में प्रथम तथा चावल, कपास, गन्ने एवं जूट में द्वितीय स्थान है। लाख के उत्पादन में तथा पशु जनसंख्या में भारत विश्व में सबसे आगे है। इसके बाद अब हम आते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं, जिनमें पहला है आजीविका का साधन। भारत की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि ही है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68.84% भाग गांवों में रहता है, जहां मुख्य व्यवसाय कृषि ही मानी जाती है। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि को दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता है। यहाँ जितनी भूमि कृषि के काम में लाई जाती है उसका लगभग 66% भाग खाद्यान्न फसलों में एवं शेष 34% भाग व्यापारिक फसलों के काम में लाया जाता है। तीसरा उत्पादन की परंपरागत तकनीक। आधुनिक तकनीक के उपलब्ध होने के बावजूद भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर अधिकांश उत्पादन पुरानी परंपरागत तकनीक से होता है। चौथा मानसून पर निर्भरता। भारत में अभी भी कुल कृषि भूमि का 44.3% ही सिंचित क्षेत्र है, जबकि 55.7% क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो कृषि में समृद्धि दिखाई देती है। इसके विपरीत यदि वर्षा कम होती है तो खाद्यान्नों की भारी कमी दिखाई देने लगती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ की कृषि की विशेषताओं में छोटी जोतें, निम्न कृषि उत्पादकता, श्रम की प्रधानता, रोजगार का अभाव, कम अतिरेक राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान 17.6% है, जबकि किसी अन्य व्यवसाय का इतना अधिक योगदान नहीं है। इसके बाद आते हैं भारत में कृषि विकास। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कृषि में भारी परिवर्तन हुए हैं। पहले भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक थी, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल, नहरों व कुओं आदि से सिंचाई का प्रतिशत बढ़ा है। पहले गोबर की खाद ही कृषि के काम ली जाती थी, लेकिन आज कृत्रिम खादें भारी मात्रा में काम में लाई जा रही है। पौध संरक्षण की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्रालय में अलग से एक सेल है जो फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने का कार्य करता है। पहले लकड़ी के हल व बैल से खेती होती थी, लेकिन आज नए नए कृषि उपकरणों से कृषि की फसलों से उत्पादन होती है। इससे नई कृषि रणनीति कहा जाता है। नई कृषि रणनीति से आशय सरकार के द्वारा तैयार की गई उन नीतियों से है जिनका उद्देश्य एक निश्चित समय अवधि में कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना तथा किसानों के आय स्तर
एवं उनके स्तर को ऊंचा उठाना है। कृषि रणनीतियों का निर्माण कृषि क्षेत्र का व्यापक एवं चहुमुखी विकास करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं कृषि विकास की नई रणनीति अर्थात हरित क्रांति का प्रादुर्भाव। भारत में कृषि विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटना हरित क्रांति है। इसका जन्म चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में हुआ था। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रकृति की निष्ठुरता के परिणाम स्वरूप मृत प्रायः कृषि हरी भरी होकर जीवित हो उठी। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयासों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। इस क्रांति का मुख्य आधार नवीन उन्नतशील बीजों का प्रयोग है, जिसमें फसल उत्पादन में अचानक 3-4 गुना वृद्धि होती है। इस तरह से हरित क्रांति का अर्थ उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। इस प्रकार से हरित क्रांति में मुख्य रूप से 2 बातें आती है। प्रथम, उत्पादन तकनीक में सुधार और दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन तकनीक में सुधार का अर्थ है हल के स्थान पर ट्रैक्टर से जुताई करना, मानसून पर निर्भर न रहकर ट्यूबवेल से सिंचाई करना आदि, जबकि कृषि उत्पादन में वृद्धि का अर्थ है सुधरे बीज बोना, अच्छी रासायनिक खाद देना, उचित समय पर पानी की व्यवस्था करने तथा फसलों को बीमारी आदि से बचाने से है। भारत में हरित क्रांति के शुभारंभ का श्रेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाता है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसके अनुसार देश को सुरक्षा की दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का काम सैनिक का है, जबकि खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किसानों का है। देश में हरित क्रांति की शुरुआत कोई एकदम नहीं हुई। यह तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम है जो अनेक वर्षों पूर्व चलाई गई थी। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके बाद अब हम आते हैं हरित क्रांति के मुख्य तत्व। इसमें पहला है अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग। हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग पर बल दिया गया। बीजों की नई नई किस्मों की खोज की गई। परिणाम स्वरूप इसकी उत्पादकता परंपरागत बीजों की तुलना में 2 या 3 गुणी से अधिक हो गई। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग। तीसरा, कीटनाशकों का उपयोग किया गया। सिंचाई की सुविधा की गई। बहुफसली कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। कृषि मशीनीकरण का प्रयोग आवश्यक हो गया। कृषि वित्त की सुविधा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषकों को उचित मूल्य की गारंटी दी गई और मृदा परीक्षण, रासायनिक खादों तत्व एवं उन्नतशील बीजों का उचित प्रयोग करने तथा विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए 499 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी है, जिनसे प्रति वर्ष लगभग 65,70,000 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद अब हम आते हैं हरित क्रांति की सफलताएं। इसमें पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। नई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि हरित क्रांति वास्तव में गेहूं की क्रांति है। दूसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि हुई। हरित क्रांति में बहुफसली कार्यक्रम अपनाए जाने से जहां एक ओर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर परिवहन, बिक्री, विपणन आदि की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। अनेक कृषि अतिरिक्त में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन में सहायक, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास और किसानों के से वृद्धि।
हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ है, उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। इसके बाद अब हम आते हैं भारतीय कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं प्राकृतिक समस्याएं, दूसरा है तकनीकी समस्याएं, तीसरा संस्थागत समस्याएं, चौथा आर्थिक समस्याएं और पांचवा है अन्य समस्याएं। तो प्राकृतिक समस्याओं में वर्षा की अनिश्चितता। भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है, जिसमें विशेष रूप से वर्षा पर, लेकिन वर्षा निश्चित नहीं है, यह कभी कम और कभी अधिक होती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भूमि क्षरण, प्राकृतिक प्रकोप। वहीं पे तकनीकी समस्याओं के अंतर्गत उत्पादन की पुरानी तकनीक, उत्तम बीज का अभाव, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और संस्थागत समस्याओं में भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन, दोषपूर्ण कृषि बाजार। इसी के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं में भारतीय कृषकों की ऋण ग्रस्तता, दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था, साठ सुविधाओं का अभाव, बढ़ती हुई कृषि उत्पादन और अन्य समस्याओं के अंतर्गत कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, धार्मिक एवं सामाजिक कारण, कृषि अनुसंधान की जानकारी न होना। इसके बाद अब हम आते हैं नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। यह नीति विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अधीन कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए घोषित की गई। यह नई कृषि नीति मुख्य रूप से घरेलू मांग को पूरा करके कृषि निर्यातों को बढ़ाने पर जोर देती है। नई कृषि नीति के विशेष पहलू निम्नलिखित है। आगामी 2 दशकों में प्रति वर्ष 4% कृषि विकास दर प्राप्त करना, गरीब किसानों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार अपनाना, किसानों को फसल बीमा सुरक्षा देना, बीजों की नई किस्में विकसित करने के लिए शोध को बढ़ावा देना तथा पहले से विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करना। नई कृषि नीति को इंद्रधनुषीय क्रांति की संज्ञा दी गई, जिसमें निम्नांकित क्रांतियाँ सम्मिलित की गई है: हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, ग्रे क्रांति, काली भूरी क्रांति, सिल्वर क्रांति, गोल्ड क्रांति। उपर्युक्त इंद्रधनुषीय क्रांति में खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति भी सम्मिलित है, ताकि खाद्यान्न, सब्जी तथा फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।